Okay, I think we can start now. Hello and welcome everyone. सभी को सलाम, जिंदाबाद, नमस्कार. ये PAEG की तरफ से पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, PAEG की तरफ से यानी कि पीपल्स एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्शन गारंटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी हाल ही में लॉकडाउन की वजह से काफी सारे प्रवासी मजदूर अपने गांव में लौट गए हैं और शहरों में अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति अभी शहरों में नौकरी के लिए अभी भी कुछ शुरू हुआ नहीं है. इस वजह से गांव में जब लोग नौकरी की तलाश में हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही खास जो वायबल ऑप्शन है लोगों के लिए गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, वो है महात्मा गांधी ग्रामीण योजना यानी कि नरेगा. तो नरेगा के संबंध में PAEG पिछले 3 महीनों से हर डेटा के हिसाब से कुछ ट्रैकर्स निकाल रही है. इसके अलावा काफी सारे मजदूरों के साथ भी बहुत करीबी से बातचीत किया जा रहा है. समझने की कोशिश हो रही है कि नरेगा वास्तव में क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या स्थिति है. तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इन्हीं सब चीजों को लोगों के सामने दिखाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए एक कोशिश है. दिस इज एन अटेम्प्ट एट ब्रिंगिंग फॉरवर्ड व्हाट इज हैपनिंग इन the most important livelihood program in rural India today, which is the National Rural Employment Guarantee Act. And I just want to set a context towards the whole thing. My name is Rajendran Narayanan, and the one of the important things is that Narega over the last 6 years has had a lot of trouble, in the sense that it's been made into a supply driven program, contrary to what it was envisioned to be, which is a demand driven program, by rationing of funds. And this year the original budget allocation for the program was 60,000 crore. इस साल बजट में जब अनाउंसमेंट किया गया था तो 60,000 करोड़ का बजट नरेगा के लिए दिया गया था. और उसके बाद जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उसके बाद स्पेशल रिलीफ पैकेज के अंतर्गत इसमें 40,000 करोड़ और एडिशनल अमाउंट दिया गया है. So as part of PAG, we welcome this additional allocation of 40,000 crore, which makes the current allocation for the program at 1 lakh crore. यानी कि इस साल पिछले 6 सालों में सबसे अधिक नरेगा के लिए बजट एलोकेशन किया गया है, 1 लाख करोड़ का. लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि पिछले 6 सालों में लंबित भुगतान की बहुत समस्या रही है और कई सारे राज्यों में नरेगा का जो मजदूरी है वो राज्य के न्यूनतम मजदूरी से भी कम है. तो इन हालात में काफी सारे मजदूर नरेगा से थोड़ा हताश हो चुके थे. लेकिन इस साल हमें उम्मीद है कि वापस नरेगा को जगाने की एक उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट possible source of employment in the country today. And we want to also underscore that despite these claims of 1 lakh crore, which is considered to be the highest ever allocation, even before the pandemic started, even before the lockdown started, many activists and academics were saying that for the program to run correctly, robustly, we needed 1 lakh crore even before the onset of the pandemic. यानी कि लॉकडाउन शुरू होने के बहुत पहले ही, कोरोना वायरस आने के बहुत पहले ही कई सारे एक्टिविस्ट और कई सारे एकेडमिक्स ने ये कहा था कि कम से कम 1 लाख करोड़ नरेगा के बजट में चाहिए, नहीं तो नरेगा चलने में मुश्किल हो जाएगी. तो आज हम ये एक और चीज कहना चाहेंगे, इसलिए एक्टिविस्ट और एकेडमिक्स ने ये बात कही थी क्योंकि बेरोजगारी की हालत जनवरी फरवरी में ही बहुत ज्यादा तीव्र रूप में देखा गया था. अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाईएस्ट इन 4 डेकेड्स. और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो कि 2017-18 में आने वाली बात थी, वो नहीं आई, सरकार ने उसको दबा दिया था. लेकिन लीक्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा के मुताबिक पिछले 40 सालों में रूरल इनकम्स जो है पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा कम हुआ है, और ये बहुत ही गंभीर बात है. तो इन सब चीजों को जहन में रखते हुए नरेगा को सशक्त करना बहुत जरूरी है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात रखेंगे. पहला मैं दरख्वास्त करूंगा कि अनिंदिता, हम जो PAG की तरफ से जो ट्रैकर्स हम रिलीज करते आए हैं, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमें देंगी. उसके बाद जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होता रहेगा हम बताते रहेंगे. इस
खास करके मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन क्या बात रखेंगे इस पे। पहले अनिंदिता रखेगी डेटा के बारे में, पीएईजी के ट्रैकर को इस्तेमाल करके बताएगी। उसके बाद प्रोफेसर जयति घोष जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री हैं, वो हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर देंगी, यानी कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, क्यों नरेगा की आवश्यकता है और आर्थिक स्थिति में नरेगा क्या काम देगी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगी। उसके बाद कुछ वर्कर्स, नरेगा मजदूर अपनी बात रखेंगे। बिहार झारखंड यूपी से कुछ, छत्तीसगढ़ से कुछ नरेगा मजदूर अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अनुराधा तलवार जी हैं जो पश्चिम बंगो खेत मजदूर समिति यानी कि वेस्ट बंगाल फार्म वर्कर्स यूनियन से जुड़ी हुई हैं पश्चिम बंगाल में, वो नरेगा के क्रियान्वयन के बारे में अपनी कुछ बातें रखेंगी। उसके बाद जिग्नेश मेवानी जी ने गुजरात में हाल ही में नरेगा के बारे में बहुत काम किया है, उनका एक वीडियो प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद निखिल दे जी जो मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हैं, वो अपनी कुछ बात रखेंगे। और आखिरी में फिर हम आंध्रा से एक मजदूर की बात रखेंगे और वापस हम कुछ मजदूरों की बात रखेंगे, सीधा मजदूरों से ही सुन के। तो पहले मैं दरख्वास्त करूंगा अनिंदिता, जरा अपनी बात रखें। Okay, thank you, Rajendran. I'll keep this presentation in English और बीच में हिंदी में, और अगर कुछ clarifications हैं तो वो शायद बीच में अगर आप कुछ पूछना चाहे तो आप chat में लिख सकते हैं. So this is to just give an overview of NREGA implementation, drawing on the trackers that we have been releasing since mid-July. So this is a summary and some of the key highlights that we want to share with you. We have not gone into all details, and we hope that this will encourage you to look at the trackers more carefully. So we've only highlighted some of the key issues that we would like to bring to your attention. So as Rajendran has already mentioned, NREGA has been key to the government's relief response during this time of the pandemic and the crisis also caused by the unplanned lockdown. And we have seen that 1 lakh crore budget allocation has been made, which this year one can actually term the highest ever allocation in absolute terms. There has been an unprecedented take-up of NREGA this year. We see that 85 lakh new job cards have been issued since April 2020. And April 2020, as all of you know, was the month when NREGA was not in full swing. And in fact, state governments are still trying to figure out whether or not work should be opened or reopened. Nevertheless, it is about a 22% increase in the number of new job cards compared to the last 5 years. 5.8 crore households have got work under NREGA since April 2020. And on average, the number of households that worked in NREGA in the last 5 years is 5.2. So just to say that this year, we have seen an unprecedented take-up of NREGA. So this is a comparison with the previous 3 years. And apart from April, we see that in May, June, July, and August, the number of households that have got work under NREGA has been by far the highest in 2020-2021. Now we find that one of the things that we are tracking is that at a time of such distress, how many households are actually being able to get the guaranteed 100 days of employment. So we see that 6.8 lakh households have already completed 100 days of work. But this is only 1.2% of those that are employed under NREGA. We see tremendous variation in states that are able to even provide the full 100-day guarantee and those that are not. So we see that an additional 51 lakhs have already completed 70 days of work. On average, in the last 5 years, 42 lakh households have completed 100 days of work. But we see that some states that are able to provide 100 days of work, and these are predominantly Andhra Pradesh, where 2.5 lakh households have got 100 days of work, Chhattisgarh, where 84,000 households have got 100 days of work, West Bengal, where 82,000 have got 100 days of work, and Odisha, where 52,000 households have got 100 days of work. But when we compare this to states like Bihar, we see that only 2,000 households have got 100 days of work. And the variation is quite stark. So state governments are not really being able to push employment
beyond kind of the midway mark of about an average of 40 to 45 days. So this is something to pay attention to. We also find that unmet demand still remains quite high at 16%. And this translates to 1.5 crore persons who have demanded work, but who have not got work. And this is of particular concern in states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Bihar, which have also seen a large number of migrants returning to the state and will be in search of work. So in Uttar Pradesh, unmet demand is as high as 27%, Madhya Pradesh 22%, and Bihar 20%. Now we would like to point out here that these are conservative figures, because there is, as those who are familiar with NREGA implementation on the ground know that there is demand suppression at source. So demand is not registered, because once it is officially registered and entered in the official MIS, it begins to show up and the clock starts ticking. So the MIS, which is the official NREGA, the Ministry of Rural Development's website, only shows the number of people and households who have demanded work and got a receipt. So while the MIS shows the number of days of employment generated, it does not. The second issue is that while the MIS shows the number of days of employment generated, it does not show the total number of works demanded. So for instance, it will show that if 2 people have demanded work, but have demanded work for 20 days, the MIS will only show that 2 people have demanded work, not 2 into 20 days, which is a 40% days of work demanded. While these figures are available, they have to be dug out from the MIS and not easily accessible to the public. So true unmet demand is likely to be much, much higher than the 16% figure that we present here. So this just gives you a state-wise breakup. We have been tracking unmet demand from the first tracker itself, which we released on the 13th of July, actually, the second tracker in August, and now 8th September. So we find that 1.5 crore persons have demanded work, but have not received work. And this is according to the official figures in the MIS. So you can just imagine that these figures will be much, much higher. So the original budgetary allocation has been exhausted, as some of you have been reporting as well, in less than half the year. So as on September 9th, 64,000 crores have already been spent under the program. The promised relief package, which actually enhanced NREGA budget allocation to 1 lakh crore, this additional 40,000 crore is yet to be released. So what we find is that the government of India now has a negative balance of 481 crores. So this is work that has already been done with wages yet to be paid. So 481 crores is the national figure. We have made repeated attempts to get in touch with ministry officials, as well as secretaries and commissioners in states, but we have not received a confirmation of that explains to us why this additional amount has not been released, or the true extent of pending liabilities beyond what we can see on the MIS. So the system of releases from the center to states as per labor budget means that some states actually have much higher pending liabilities than others. So for example, in Chhattisgarh, the government of India actually owes 3,200 crores to the workers of the state. Other states with high negative balance are Andhra Pradesh, Bihar, and Telangana. So these figures will be available to all of you. This just gives a state-wise breakup. So we see that the states that are in negative balance, Bihar, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, and the All India figure, this was accessed on the 8th of September, but the All India figure has actually risen to 481 crores. So now we come to another big issue that we want to highlight. Some of you who have been reporting on delayed payments and rejected payments, this is of grave concern. 1,200 crores of wage payments continue to be rejected across the country. And just to explain what this rejected payment really means, a rejected transaction is like a bounced check. Payments can get rejected for a number of reasons, including the incorrect mapping of Aadhaar with bank accounts. And the All India figure is that 1 out of 23 transactions get rejected, but workers know very little about how to go about rectifying this. And so they have to go pillar to post with their account numbers, with their Aadhaar numbers, until this is resolved. Now, unless rejected payments get rectified, workers don't have access to their own wages for which they have worked.
As of July 2020, over the last 5 years, just to give you a sense of the scale of the issue, about 4,800 crores of wage payments were rejected. So more than 5 crore transactions were rejected. This means that wages for about 6.43 crore days of work remain rejected and unresolved. And the issue is particularly acute in states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, West Bengal, and Andhra. And these are also the states where we see higher employment. Now, this slide is just to draw your attention to the much publicized launch of the Prime Minister's Garib Kalyan Rozgar Abhiyan that was launched on 20th June. And the objective of the GKRA program was to actually enhance employment for returned migrants returning to their home states. So these 116 districts were selected and these 116 districts were districts which saw a large number of migrants returning. The idea is that GKRA offers very little in terms of new money. It pools together existing budgetary allocations, including NREGA. But the idea is that with this high-profile launch, there is supposed to be additional monitoring, prioritization, and rural development departments, which are the nodal departments for implementing GKRA, are supposed to prioritize NREGA, particularly in districts where GKRA has been launched. However, tracking NREGA performance in GKRA districts versus non-GKRA districts, we find that there is little difference. So in Khagaria, where the Prime Minister did a virtual launch of this program, we find that for every 100 households that demanded work, 1/3 of them were not provided work. In another high return migrant district like Sitamarhi, 25% of households, and in Banka, Begusarai, Hazaribagh, we find that 1/5 of households were not provided work. Now, this was still July, but the figures haven't changed very much in the month of August as well. Yeah, so I'll end here. Thank you, Anindita. That was it. I think one important takeaway from this entire presentation was that right now it's just first half of the year, and already a lot of people have completed 100 days of work. The second thing is, so far we haven't seen much of delays in wage payments. That's because fund has whatever the 60,000 crore allocation has already been exhausted. But unless the 40,000 additional amount is released immediately, we'll start seeing payment delays again. And this we have seen historically over the last 5 years that payment delays accrue in the third and fourth quarter of each financial year. And in an internal memorandum of the Ministry of Finance, they have acknowledged that the key reason for delays in payments is lack of adequate fund allocation. So I think with this, I will request Professor Jayati Ghosh to talk a little bit, to take 5 minutes and talk a little bit about the macroeconomic picture. Thank you very much. Thank you very much, Rajendran. I think the basic issue has already been highlighted. But I just want to give you a little bit of macroeconomic background. You all know, सबको पता ही है कि पिछले क्वार्टर का जो गिरावट हुआ जीडीपी में, the GDP decline of 24% is already the biggest decline ever recorded, but it is an underestimate. ये कम है, इससे भी ज़्यादा हुआ है. It's an underestimate because it does not actually count informal activities, and we know that informal sector has been much more severely affected. And so when the final calculations are made with the proper assessment of the informal activity, we are going to realize that this was a much bigger decline. The second issue is that the livelihoods were actually even worse affected than GDP. GDP is an aggregate number that includes all kinds of other incomes. जो रोजगार है और जो जीविका है आम लोगों का, उसमें सबसे ज्यादा असर पड़ा है. We have seen that both employment and wages have fallen much more than GDP declines. Nominal wages, sometimes workers are working for half or 1/3 of what they were getting before. People who are self-employed have got much, much lower wages than they had before. And so livelihoods are even worse hit than GDP. Now, all this means that there is a massive demand crisis.
The economy now is reeling under an absolutely massive demand crisis, coming after a period when it had already been suffering lack of demand for several years, and it had already become a crisis. जैसे कि आपने पहले से ही सुना कि ये जो आर्थिक स्थिति थी पहले से नाजुक थी और पहले से ही डिमांड की कमी थी, और अब ये लॉकडाउन की वजह से और अभी बीमारी अभी भी चालू है उसकी वजह से डिमांड और भी गिरा है, और उसके साथ साथ जो जीविका सारे गिरे हैं उसमें डिमांड इतना ज्यादा गिरा है कि इसमें this is likely to create a very prolonged economic crisis. This means that we urgently require a fiscal stimulus. I also want to add that there is a big notion in the media that, you know, agriculture will save us, farmers are doing all right, GDP agriculture में बड़ी है वगैरह. अब असली जो हालात है, the ground situation for farmers is actually not so good. This estimate of a 3.5% rise in agricultural GDP is based on assumptions about prices. But we know that farmers at the farm gate are not getting those prices. Consumers are paying more. Food inflation has gone up. But that is really because supply chains are disrupted and distribution margins have gone up. तो ये बात सच नहीं है कि हमारे जो farmers हैं उनके लिए, कृषि लोगों के लिए अभी सब ठीक है, नहीं. उनके भी हालात काफी गंभीर है और उनके लिए भी जरूर we need some assistance immediately. Now, we know that NREGA is one of the best forms of fiscal stimulus. We have this experience in the past in previous downswings, after the global financial crisis, after the other crisis of 2013. We know that NREGA can be a very effective way of doing counter-cyclical stimulus. Why? Because it gives money to those who will spend all of that money. ये जो नरेगा पे खर्च होती है वो मजदूरों के पास जाता है जो सारा खर्च कर लेते हैं, और खर्च करने से ही ये जो आर्थिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ता जाता है. So it is a very direct and useful way of providing fiscal stimulus because of the very, very high multipliers. जैसे ही वो खर्च करते हैं वैसे ही और डिमांड बढ़ जाती है, वैसे और भी लोगों उत्पादन ज्यादा बढ़ जाती है वगैरह. It can also affect supply chains if it is directed well. We know that there is a crisis still in supply chains across the country, including in agricultural produce and in many other rural production. So this can also be directed. If the work is expanded, it can also help in improving supply chains. Just to mention that so far the public fiscal stimulus has been very low. The total public spending of the government in this period, April to July this year, the entire pandemic and lockdown period, total public spending in real terms was only 9% more than last year or for these 4 months. That is nothing. It is simply not good enough. If you have a decline of GDP of a minimum of 24%, probably 30, 35, 40%, you must have a very large increase in public spending just to keep the economy afloat. And therefore, this public spending so far has been far too little. And furthermore, there is a real fear that as the government realizes its revenues are coming down, it will start cutting down on other spending. This has got to be prevented. ये एकदम जरूरी है कि जो सरकारी खर्च है वो और भी बढ़ाया जाए. फिलहाल काफी कम हुआ है, जितना होनी चाहिए उससे भी काफी कम हुआ है. तो ये जो सरकारी खर्च है केंद्रीय सरकार ही बढ़ा सकता है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास एकदम पैसा खत्म हो गया है. State governments are in a major fiscal mess. They need assistance. And so one of the best ways that the government can immediately ensure some kind of macroeconomic stabilization, not even recovery, just stabilization from a continued free fall, is to spend significantly more on NREGA. Any delay today in this spending with money will not just create more problems for the program for people, but also it will add to the macroeconomic problem. And that will also feed into the formal economy. So this is a very, very important macroeconomic policy measure as well. That's it. Thank you.
Thank you so much, Professor Ghosh. Professor Ghosh has also written extensively about how the central government can raise money on this. She has proposed wealth tax which needs to be implemented. उन्होंने प्रोफेसर घोष ने काफी इसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार इसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है। मैं आगे दरख्वास्त करूंगा अनिंदिता से कि वो जरा हमें नरेगा मजदूरों की बात हमें जरा वीडियो के माध्यम से दिखाएं जो अलग अलग राज्यों से उन्होंने भेजा है हमारे लिए। रीता देवी का नाम है। उन्होंने पहले हमको आने से पहले काम का मांग की थी 100 दिन का इनका गारंटी कानून के तहत। उसके हमारे आने से पूर्व ही मेरा पति ने 11 दिन काम की थी मनरेगा में और हम आए तो हमको 14 दिन का काम दिया गया। वो भी 3-4 चरणों में काम दिया है। 10 दिन 15 दिन बेरोजगार करके काम मिला। पैसा मिला कुछ अभी भी बाकी है, जिस पे आज हमको सूचना दिया गया है कि पैसा आपका भेजा गया। अच्छा, नरेगा में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा? दिक्कत उसमें 100 दिन की रोजगार हमको नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं कि हमको सरकार काम दे और सरकार की हम चाहते हैं कि हमको 365 दिन काम अगर मिले तो हम काम करेंगे। और काम इस तरह से हमको सरकार मुहैया नहीं करा पाता है और हम पिछले कई सालों से यानी लगभग 8-9 से ही सरकार मनरेगा मंच में काम करना चाह रहे हैं। किसी साल में हमको 100 दिन का काम पूरा नहीं दिया गया है। नरेगा में काम करते हैं आप? हाँ। कितना दिन काम मिला इस साल? इस साल काम मिला है वही मुश्किल से 22-23 दिन काम मिला है। पैसा मिल गया टाइम से? पैसा मिला 1 सप्ताह का, मतलब डबल सप्ताह का मास्टर लाया था तो वही 2 सप्ताह का पैसा मिला। उसके बाद पैसा अटकले है, अभी बैंके में अटकले है पैसा। अच्छा, कितना दिन का काम मांगे थे? 100 दिन का काम मांगे थे। और सबका पूरा भुगतान हो गया? नहीं, आधा लेबर का पैसा समझिए मिला है और आधा लेबर का पैसा नहीं मिला है। रोज बेचारा सब आता है, घूर के जाता है। आज भी महिला 2 ठो आई और हमको बोली तो हम बोले खाता को अप टू डेट कराइए, फिर हमको दीजिए खाता, तब हम सरपंच साहब को कुछ बताएंगे या मुखिया जी को। नरेगा में काम खुल रहा हर साल? नहीं, हर साल नहीं। 2015-16 में मिला था, उसके बाद ही 20 में मिल रहा है काम, मिला था। अच्छा, उसके बाद वही 22-23 दिन काम मिला, बस बंद। आप अच्छा, पेमेंट उठाने में दिक्कत क्या क्या आता है? बैंक में जाते हैं तो पहले बोलता है जाइए अभी बहुत भीड़ है, जाइए उधर बैठिएगा, इधर करके बहाना कटाता है। फिर उसको बोलते हैं, मैनेजर जो रहता है उसको बोलते हैं, मुंशी रहता है उसको बोलते हैं भैया हमको पेमेंट का मतलब दिलवा दीजिए ऐसे करके बोलते हैं। तब 2 घंटा 3 घंटा के बाद तब खाता लेता है, तब चेक करता है। पैसा बोलता है पैसा तो है ये नहीं है खाता है, पैसा कहाँ से देंगे, जाइए झूठे फूस के आ जाते हैं भीड़ लगाने के लिए। अच्छा, कौन सा काम पर अभी काम किए थे? काम का नाम जानते हैं? कारी कोसी को मतलब मारा नदी के उस पार तक? हाँ, उस पार तक, जैसे कि सड़क बनाना है। अच्छा। आने जाने का, गाड़ी आने जाने का। अच्छा। और आदमी आने जाने का, उसी में काम किए जी। तो बहुत लोगों का भी पेमेंट रुका हुआ है? बहुत आदमी का पेमेंट रुका है। जब से कोरोना आई से तब से हमारा काम नहीं मिली से, जो सोसाइटी चावल जो मिला थे वो खाए के हम इतने खाली पड़े हैं। हमारे आदमी जो रहा तो खत्म हो गए। अब हमारे 5 बिटिया हैं, देवर के सूत कई दिन बाप हमारे। अब हमारे 5 बिटिया हम कहाँ जाई? दलितन के रे नाम पर यहाँ कमरा कहूँ देते ना, बाहर जो जाते हैं कोई देते ना। आओ 100 दिन नरेगा में यहाँ काम करें, 100 दिन मरे गए हैं पूरे हुए। अब हम कहाँ कहीं जाई? महिलाएं ने कहीं यहाँ बहुत मारा जात, धमकावा जात। हम लड़की बिटिया हैं तो बहुत सताई जा रही हैं।
कहाँ कहाँ हम लोग जाए, कहाँ गेहूँ मिलते, चावल मिलते, राशन, ना तेल मिले, ना साबुन मिले, ना निरमा मिले, कुछ नहीं मिले। मास्टर रोल खत्म होने समय 2 दिन बचे रहेगा, उसी दिन बोले कि आप लोगों का मास्टर रोल निकल के और काम यही है बोल के बोलता है। रोजगार काम जाते हैं दूर दूर, और दूर दूर में काम देता है, और समय में भी यार डिमांड करने जाते हैं तो बोलते हैं आप लोग को डिमांड लाते हैं, और कहाँ कहाँ काम होता है वो सब नहीं बता, जगह तो नहीं दिखाता है बोल के बोलते हैं। तो हम लोग को लाभुक लोग कहाँ से जगह दिखाएंगे? उन लोग को ना पढ़ाई लिखाई करते हैं पर रोजगार लोग ना दिखाएगा कि वहाँ पर काम है, यहाँ पर काम है बोल के रोजगार ना दिखाएगा। तो रोजगार का काम है रोजगार देना और काम दिखाना। हम लोग काम दिखाएंगे ना वो लोग, इसीलिए उसको रोजगार में चुना गया है। और वो हम लोग को बोलता है जगह दिखाओ, हम लोग कहाँ से जगह दिखाएंगे? उसको तो पता है कहाँ का काम मतलब योजना निकला है बोलते, वहाँ सब में देने से क्या होगा? हम लोग को जगह दिखाने के लिए बोलता है। और रोजगार के दिवस में कोई भी वहाँ रोजगार दिवस में नहीं बैठता है, ना पंचायत से बैठता है, ना मुखिया बैठता है, ना रोजगार बैठता है। जब हम लोग दिमाग के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलता है, तो फिर घर वापस आ जाते हैं। किसको देंगे? और जाएंगे वहाँ रोजगार दिवस के दिन। अच्छा, तो अभी जो वापस फिर गरवा जा रहे हैं जी, तो उधर से वहीं गांव में रहना है कि फिर अभी वापस आंध्रा जाइए? गांव में अगर काम मिलता है सर तो हम लोग बाहर क्यों जाते हैं? अच्छा, गांव में नहीं काम मिलने का कारण हम लोग बाहर जाते हैं। तो अभी जैसे सरकार बोल रहा है कि हर गांव में नरेगा का काम शुरू होगा, तो नरेगा चलेगा तो रहिएगा, रुकिएगा? ठीक है, नरेगा चलेगा तो रहेंगे, लेकिन नरेगा वाला में पहले भी काम हुआ है, बहुत फंसता था पैसा। ये नरेगा काम है, लेट होगा, ऐसे होगा। अब 2 हफ्ता काम करो तो 2 महीना रुको, ऐसा में कैसे हो सकता है? अगर मिलता जाएगा, गरीब काम करेगा, अगर मिलता जाएगा तो हम लोग देश विदेश काहे के लिए जाएंगे। और कितना रुपया मजदूरी मिलना चाहिए गांव में? अभी आप लोगों को क्या लगता है? नरेगा में तो अभी 194 रुपया है मजदूरी दर। ठीक है, गांव में अभी भी 300 रुपया मिल रहा है, लेकिन 4 दिन काम कीजिए, 4 महीना है ये ना, इसके कारण आदमी चल जाता है। अच्छा, तो अभी 300 रुपया अभी गांव में मिलेगा तो हम लोग कर सकते हैं। बाहर तो जाते थे लोग से कि कुछ ज़्यादा आउटी फाउटी मिल जाता था, इसलिए कुछ ज़्यादा हो जा रहा था, ऐसा करके आदमी जाता था। लेकिन अभी में संतुष्टि बहुत बढ़िया है। अभी जैसे नरेगा में सरकार का अभी जो दर है 194 रुपया है रोज का। अच्छा, तो क्या लगता है वो काफ़ी है कि उसमें कम है? वो तो कम लग रहा है। कम है? कम। अच्छा, तो अभी 194 में लगता है कि गांव में नहीं रुकेंगे, फिर चल देंगे? तो क्या करेंगे, गरीब के पोसाई नहीं करेगा तो क्या करेगा सर? तो नरेगा में कितना मजदूरी दर होने से गांव में ही रुक के काम कीजिएगा? 300 रुपया तो बोल रहा हूँ, हाई फाई तो 300। थैंक यू आनंदिता फॉर दोज वीडियोस एंड थैंक यू टू ऑल द, बहुत शुक्रिया सारे जो मजदूरों ने अपना वीडियो भेजा है। So there are some important questions that they raise. One is to increase the number of days. Some people said 365 days because of lack of any other employment opportunity. Another person very categorically said that 300 rupees per day should be the minimum wages. And we saw what happens when people don't have work. They go to, under distress, they go to cities, and we saw what the migrant worker crisis created out of it, was created. So now may I request Anuradha Talwar ji from Paschim Bongo Khet Mazdoor Samiti to present her views for the next 5 minutes or so. Anuradha ji. Thank you. I just start my video. Yeah. Thank you so much, Rajendran. मैं यहाँ पे नरेगा संघर्ष मोर्चा की तरफ से हूँ। तो मेरा अपना यूनियन खेत मजदूर समिति उसका मेंबर है। नरेगा संघर्ष मोर्चा में सारे देश के बहुत सारे प्रांतों से, करीब 14-15 राज्यों से हमारे अलग अलग संगठन है जो हमारे सदस्य हैं। तो हम लोग यहाँ पे मूलतः अपनी जो अनुभव एक्सपीरियंस है विद नरेगा, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने कुछ चीजें शुरू से ठीक करके रखी हैं जो हमको लगता है होने से एक्चुअली नरेगा चल सकता है, या इस परिस्थिति में करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नरेगा को अभी तक, जैसे राजेंद्र ने कहा, सप्लाई साइड से देखा जा रहा है, तो मतलब एक चैरिटेबल एक्टिविटी की तरह देखा जा रहा है। सरकार, केंद्र सरकार को जब मन होता है तब उसके लिए पैसा देती है, जब नहीं होता है नहीं देती है, इस तरह की बात है। लेकिन इसको अधिकार के रूप में अभी भी नहीं देखा जा रहा है। और नरेगा संघर्ष मोर्चा का ये कहना है कि ये हम लोग का अधिकार है, और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है,
और नरेगा उसका ही एक पार्ट है। और नरेगा होने से असली में जो गांव के मजदूर हैं वो लोग they have a right to life, they have a right to livelihood, they have a right to stop forced migration। जैसे अभी जो हमारे झारखंड के नरेगा मजदूर थे वो कह रहे थे हम लोग फिर हमको शहर जाना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए नरेगा को एक अधिकार के रूप से मानना चाहिए सरकार को, जो वो नहीं मान रही है। सिमिलरली अभी अगर आप अधिकार के रूप से नहीं भी देखते हैं, जैसे जयती दी ने कहा, ये तो अब डिमांड के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि इसके ऊपर खर्चा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके दिमाग में ये दोनों चीजें घुस नहीं रही है कि ये लोगों का अधिकार है। और दूसरा, अगर अधिकार नहीं भी मानते हैं तो डिमांड स्टिमुलस के लिए बहुत जरूरी है कि नरेगा के ऊपर खर्चा किया जाए। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते, कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, वी आर डिमांडिंग 2 or 3 things, 3 things मेनली। एक चीज हम लोग चाहते हैं कि 200 दिन का काम दिया जाए, और ये लगता है कि अभी मतलब हर व्यक्ति को 200 दिन का काम दिया जाए। ये लग सकता है कि बहुत मतलब जब 100 दिन भी नहीं पूरे हो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, लेकिन ये सरकार की तरफ से संभव है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक सेक्शन माने 4.23 है एनआरईजीए मास्टर सर्कुलर का 2019-20 का, वहां पे लिखा ही हुआ है, उन्होंने माना है कि जब डिजास्टर सिचुएशन होगा तो 100 दिन से 150 दिन हम बढ़ा ही सकते हैं। तो ये मान्यता ऑलरेडी है नरेगा में कि जब डिजास्टर है, और इस तरह का डिजास्टर तो पूरे विश्व में हमने नहीं कभी देखा, पैंडेमिक का जो डिजास्टर है उसमें इसको 150 दिन तो कर ही पाएंगे अंडर एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, अंडर एग्जिस्टिंग लॉज। कोई जरूरी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिल होना चाहिए और पॉलिटिकल विल होना चाहिए इसको करने के लिए। दूसरी बात है कि अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर एक को जॉब कार्ड दिया जाए। तो ये हम लोग नरेगा संघर्ष मोर्चा के जो सदस्य हैं ये देख रहे हैं कि नए लोगों को, जो नए एडल्ट्स हैं, उनको जॉब कार्ड नहीं दिया जा रहा है। तो एक जॉब कार्ड में 100 दिन का है, फैमिली के लिए है, और वहां पे हो सकता है कि 3 पिताजी और 2 लड़के और उनकी पत्नी, 4 जन को 25 दिन का काम एक्चुअली मिल रहा है। तो अगर नए जॉब कार्ड्स भी दिए जाए तब भी विद इन द एग्जिस्टिंग लॉ, विद इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत रिलक्टेंस है। तो काम बढ़ाने के लिए, काम के दिन बढ़ाने की मांग, ये हमारी पहली मांग है। दूसरा, हम लोग नरेगा संघर्ष मोर्चा से ये बोलना चाहते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। जैसे अभी फिर झारखंड के साथी ने कहा कि 194 में हम गांव में नहीं रह सकते हैं, कम से कम 300 रुपया हमको जीने के लिए चाहिए। तो पे कमीशन जो है, 7th पे कमीशन ने 600 रुपए की बात की है, और वो भी 2016 अक्टूबर में। तो अब तक तो बहुत वो भी बढ़ गया होगा। तो 600-800 रुपए एक्चुअली न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 7th पे कमीशन ने भी माना है, और सभी हम लोग मानते हैं। तो कम से कम उतना तो देना चाहिए, और वेजेस नहीं बढ़ाएंगे तो ये इस प्रोग्राम को चलाना बहुत मुश्किल होगा। और हम लोग जो देख रहे हैं कि राज्यों की जो न्यूनतम मजदूरी है उसके साथ 40-50 रुपए का फर्क रहता है हर टाइम पर, इस जो वेज सरकार डिक्लेयर करती है। और सरकार की वेज डिक्लेरेशन में बहुत नॉन ट्रांसपेरेंसी है। आज तक हमें समझ नहीं आया किस तरह से वेज ठीक किया जाता है। मिनिमम वेजेस के जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत क्लियरली बोला जाता है किस तरह से मिनिमम वेज ठीक किया जाता है हर चीज में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से वेज ठीक करती है, कैसे रिवाइज करती है, कौन से प्राइस इंडेक्स को लेती है, इन सब वजहों से एक नॉन ट्रांसपेरेंसी भी है, और वेजेस रिविजन भी बहुत ही आस्ते आस्ते हो रही है, और वेजेस आज भी बहुत कम है। तो हमारी दूसरी मांग है कि वेजेस को बढ़ाया जाए, कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए जो हर राज्य में दी जा रही है, राज्य के समान न्यूनतम मजदूरी दी जाए, और अगर हो सके तो इसको कम से कम 600 रुपए तक लिया जाए, जिससे 7th पे कमीशन, जो सरकारी कमीशन है जिसने जो बोला है उसके मुताबिक हमको वेजेस मिले। तीसरी हम लोगों की मांग है, जिसको मतलब नरेगा का जो एक बेसिस है, नरेगा का बेसिस है लोगों का एम्पावरमेंट, लोगों को अधिकार देना कि उनके गांव में क्या काम होगा, किस तरह से होगा, वो ठीक करेंगे लोग। लेकिन इसको जैसे फिर से हम अगर राजेंद्र की बात में जाते हैं, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स चल रहे हैं यहाँ पर। मतलब जो ऊपर में ब्यूरोक्रेसी बैठी है, राजनीतिक नेता लोग बैठे हैं, केंद्र सरकार के लोग बैठे हैं, राज्य सरकार के लोग बैठे हैं, वो ठीक करेंगे गांव में क्या काम होगा, कब होगा, कैसे होगा। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं सृष्टि हो रही हैं, तैयार हो रही है। इसकी वजह से ग्राम सभा से उसका अधिकार छीन लिया जा रहा है। अगर ग्राम सभा इसमें इन्वॉल्व हो तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, किस तरह के काम होंगे वो भी रहेंगे, टाइम से वेजेस की जो, अगर ग्राम सभा को पावर दिया जाए इसको मॉनिटर करने के लिए, और इसके लिए दबाव, उनका दबाव काम में आए, तो ये जो डिले इन वेजेस है, काम ठीक से नहीं दिया जाता है, डिमांड नहीं मिला जाता है, चोरी होती है, करप्शन होती है, इन सब चीजों को काफी दूर तक
दूर किया जा सकता है अगर एक्टिव एम्पावर्ड ग्राम सभा हो और ग्राम सभा की बात सुनी जाए। तो ये हम लोग की तीसरी मांग है कि जो शुरू से चला रहा है उसको ये बंद करें और सप्लाई साइड जो एस्पेक्ट है इसको बंद करें, डिमांड के ऊपर बेस्ड हो और ग्राम सभा को पावर दिया जाए इस पूरी चीज को मॉनिटर करने के लिए। वो किया जाएगा तो कई समस्याएं यहाँ से दूर हो जाएंगी। तो मुझे इतना ही कहना है और यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अनुराधा दी, बहुत जरूरी बात कही है। और ये गवर्नमेंट के खुद आंकड़े बताते हैं कि 80% हिंदुस्तान की 80% आबादी 7th पे कमीशन के मिनिमम जो तय किया हुआ है 600 रुपए उससे कम कमाती है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये हमें ये भी दर्शाता है कि हिंदुस्तान में कितना इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी किसी भी, इस पे काफी सारा रिसर्च भी किया गया है कि इनइक्वालिटी कितना हानिकारक है एक देश की ग्रोथ के लिए, एक देश की डेवलपमेंट के लिए। मैं अगला दरख्वास्त, और मैं एक और चीज जल्द से जोड़ना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है रैप्टेकर्स ब्रेक्ट केस में, जो उन्होंने कहा था कि सिर्फ मिनिमम वेज नहीं बल्कि लोगों को लिविंग वेज देना चाहिए, जो भी बहुत जरूरी बात है। लिविंग वेज अगर देखें तो वो भी 600 रुपए के करीब ही आता है हिंदुस्तान में। अगला मैं दरख्वास्त करूंगा कि एनी राजा जी आए, अपनी बात रखें, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ वर्कर्स। सो एनी राजा जी, इफ यू कैन प्रेजेंट योर थॉट्स इन 4 minutes or so. थैंक यू। जो बाकी साथियों ने आपके सामने रखा है, सभी के सामने रखा है, उसमें सहमति होते हुए मैं भी कुछ चीजें रीइटरेट करूंगी और कुछ 1 or 2 points I will also would like to add. Number one is that as representing a women organization, the National Federation of Indian Women, we are from the very beginning are looking at the employment of women under NREG, and what we are witnessing today during this COVID period, because of many reasons, women had to or have to fight to get the work. One thing is that now even this Bihar tracker tells us that the 2-point reduction of women in getting employment. So that is an indication that now more and more people are coming in. For example, in some states, there the government have said that the people above 65 need not come for the NREGA work. So that also is a problem, because many women who are above 65 or 60 or 65, they were also there. So it's an outright rejection of their right. And there is no alternative facility. Am I audible? Yes, Annie ji, you are audible. Yeah. Now you're muted. 1 second. Can you unmute yourself, Annie ji? Lot of network problem is here, so I'm sometime using the laptop, sometime the mobile phone. So some disturbance is there. Sorry. No. So फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके बदले में भी नहीं डिक्लेयर नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि अभी जो नौजवान जो लोग इस काम पे रजिस्टर करके आ रही है, उसमें भी PhD, पोस्ट डॉक्टरल फेलोज और इंजीनियर्स, ये सारा तमाम जो प्रोफेशनली स्किल्ड youth are joining now NREG. That is also a tension for the village people, because when these people are coming for the first time, they are coming. So the Rozgar Sevak is also telling the women, "Arey, aap logon ne itna saal kaam kiya na, abhi inko de do kaam." Okay, so there is lot of pressure from all these forces. So this is one issue, and we are NFIW from our platform during this COVID lockdown period. We have organized 4 or 5 programs demanding the increase of number of days, because even in the village, people have lost their livelihood, whether they almost 96%
96% of women are in the unorganized sector, and majority of them have lost their livelihood because of the lockdown. So particularly the domestic workers and home-based workers and daily wage workers, women workers, all of them have lost their livelihood. So there is no other way to have at least a one-time meal for their children, their family, and for themselves. So this is very important, that, and this is the demand from the ground, that the number of days should be increased, so that even the new people, young people are coming, they will also get employment, and the women, they are already working there, they also get employment. The youth who are coming, it's not only young women are also coming. Today also in some papers have reported, even the girls who are doing their they are in law college, they are also joining, because why they are joining? To buy a laptop for their online education. This is also very, you see what are the purposes, what are the, how the NREGA serving the people in different places. That is what it is, the importance of NREGA. And so our first demand is increase the number of days of work to 200, and the prices of every essential commodities is daily, on a daily basis, it is increasing. We are all experiencing this in our own life. So it is very difficult with the amount, the wage rate now in the states for NREGA. That should be our demand. Is NFIW always demanded that a defreezing of that minimum wage thing. It started with the minimum wage of all the states, agricultural minimum wage, and after a few years, government defreezed the minimum wage, and they fixed up some sort of a wage. It is not at all enough for the work done by the people, time spent by the people. So it is so important that, as Anuradha said, at least 600 rupees per day to this NRE work should be given. That also government should, and we are saying that the government, the PM Care Fund should be used for increasing the wage rate and to increase the days of work under NREGA. That PM Care Fund should be used for that. They need not worry about where from the fund comes. That is what we are, because people are facing in such a serious crisis, and bhukmari or hunger death is staring at us. So this is the time government and spend money and people. And also even in urban areas also, some studies have done during this lockdown, and almost 99% of daily wage women workers, they have lost their life, particularly these domestic workers and all. So urban employment, this was a promise by the then government, which passed this rural employment guarantee, by saying that it is a first step, then we will expand it to all over the country, and then we will think of urban employment guarantee. So this is the need of time that urban employment guarantee should be, that bill should be brought and it should be passed. This is also this demand comes from the people who are in the urban areas facing, and I don't know what to say, that much crisis they are facing in their day-to-day life. And so I'm once again reiterating the demand for defreezing the minimum wage, and it should be a demand driven. Whenever people want, they should get the job. And because of the delay payment from the sender, there is no use of working. If I work today, I get the payment after 6 months. All these 6 months, what will I do with my family's needs, and my family? How will they have a one square meal, at least in twice a day, once in 2 days? So these are the issues. So government need to. It is not
time to, I'm concluding. All these Garib Kalyan and Rozgar Abhiyan and all these things, it is nothing but politics. Even in those districts, people are demanding, but they are not getting. So increase the days, number of days, and increase the wage rate under NREGA. Ensure that we are demanding 50% job opportunity should be earmarked for women, so that they should not be kept out. Thank you. Thank you, Aniji. May I quickly ask Anindita to play the video sent by Jignesh Mevani before we proceed to Nikhil De. साथियों, मैं हूँ जिग्नेश मेवानी और आज बात करना चाहूंगा आपके साथ मनरेगा के सवाल पर। साथियों, हमने जैसा कि देखा कि पूरी इस कोरोना की क्राइसिस के दौरान और खासतौर पे लॉकडाउन के दौरान जो इस मुल्क का जो मजदूर वर्ग है उसने जो यातनाएं झेली, जो मुसीबतें झेली और हजारों किलोमीटर वो पैदल चल के, साइकिलों पर चल के, अनगिनत मुश्किलों का सामना करके अपने घर, अपने गाँव में वापस लौटे। वापस लौटने के बाद उनका जीवन पूरा निर्भर करता था विशेष तौर पे दो योजनाओं पर। एक तो थी अपनी पीडीएस सिस्टम जिसमें उनको राशन मिलता है, और दूसरा है मनरेगा। यदि मनरेगा में उनको काम नहीं मिलेगा और यदि उनको ढंग से राशन नहीं मिलेगा तो सीधा उनके अस्तित्व पे सवाल बनाएगा। और पूरे देश और दुनिया के बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत को यदि इस सिचुएशन में से बाहर निकलना है, हमारे आम आदमी को, आम औरत को, गरीब गुरबों को, मजदूरों को बाहर निकालना है तो पीडीएस और मनरेगा को ढंग से लागू करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन के दौरान जिस गुजरात मॉडल का पूरे देश और दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया, उसी गुजरात में पीडीएस और मनरेगा में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मनरेगा का स्कैम अभी हम लोगों ने एक्सपोज किया। नॉर्थ गुजरात में एक अबीरगढ़ तालुका है, वहाँ एक बालुंद्रा गांव है, वहाँ एक 22 साल का लड़का, मैं जिसको विसल ब्लोअर ही कहूंगा, उसका नाम है किरण परमार। वो अहमदाबाद में किसी छोटी मोटी दुकान पे काम करता था, नौकरी करता था, और उसको पता चला कि उसने कभी अप्लाई नहीं किया है, तब भी उसकी जानकारी के बाहर उसका जॉब कार्ड बन गया और लाखों रुपए का उसके नाम से पेमेंट हो गया है। वो लड़का वापस आया और अपने जैसे दूसरे सारे लोगों को ढूंढ निकाला। ढूंढने पर उसको पता चला, इन्वेस्टिगेशन करने पर उसको पता चला कि किसी को टॉयलेट बनाने का प्रॉमिस दिया है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट देने का प्रॉमिस दिया है, किसी को कहा कि जनधन का अकाउंट खोल रहे हैं। ऐसे विविध सरकारी योजना का बेनिफिट आपको मिलेगा, ये कहते हुए लोगों की मर्जी के खिलाफ, उनको पूछे बिना, उनकी जानकारी के बाहर उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके बालुंद्रा गांव, जो उत्तर गुजरात के अमीरगढ़ तालुका का है, इस बालुंद्रा गांव के गरीब लोगों के जॉब कार्ड बन गए और उनके पेमेंट भी हो गए। हमको ज्यादा जांच करने पर पता चला, मुझे और मेरी पूरी टीम को, कि जो लोग मर चुके हैं 2016 में, 2018 में उनके पेमेंट हुए, जो 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं उनके पेमेंट हुए, जो लोग जेल में थे उनके पेमेंट हुए। तो पूरे गुजरात में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मैं मानता हूं कि सरकार की रहम नजर के बिना ये स्कैम नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग आने वाले दिनों में ऐसे 100 गांव के एक्सपोज करने वाले हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को अपील करता हूं कि इस स्कैम को हर कीमत पर रोका जाए, और हम सबको जो भी ग्राउंड जीरो पे, ग्रास रूट पे काम करते हैं, हम सबका पहला कर्तव्य बनता है कि सामने से जाकर प्रोएक्टिवली लोगों को मिलकर, जिनको भी काम की जरूरत है, उन सबको मनरेगा में काम दिलाए। Sorry, I muted myself. May I request now Nikhil to please come and speak for a couple of minutes before we proceed to a very important worker testimony from Andhra and Chhattisgarh. Thank you, Nikhil. Yeah, thank you. तो आपने जो जिग्नेश जी के इस पूरे वीडियो में देखा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने फिर से जिक्र किया कि नरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यही दो चीज हैं जो लोगों के जान बचा रहे हैं, और वो पूरी दुनिया के लोग माने, और इसीलिए वो ढंग से चले। और थोड़ा मैं उस बात पर आऊंगा कि कैसे सिटीजन मॉनिटरिंग हो सकता है। एक मैं स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, यदि आप दिखा सकते हैं, ये जो राजस्थान का एक स्टोरी वो दिखाता है। इफ यू कैन जस्ट पुट ऑन द चार्ट दिस, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, इसको यदि देखेंगे तो शुरू में अप्रैल में आप हरा वाला जो लाइन है दैट इज 2019-20 and the red line is 2020, this year from April onwards. आपको दिखेगा कि इस साल अप्रैल में कोई काम ही नहीं चला, और आके केवल मई के बीच में इट मेट द सेम फिगर्स जो पिछले साल 1920 में लोगों को काम चाहिए था।
इन अदर वर्ड्स पूरे देश में भी जब हम कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ खर्च किया है 6 महीने, वो 5 महीने में हुआ है क्योंकि में काम ही नहीं हुआ नरेगा का। और फिर देन यू सी द रेड ग्राफ हाउ शार्पली इट गोज अप। राजस्थान के स्टेट में देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर 53 लाख पीपल एट वर्क ऑन अ सिंगल डे, एंड देन दैट comes down, and it comes down as it comes down all across the country in the rainy season. लेकिन you can see much higher it is than last year. वो हरा लाइन पर हमें आ रहा है। अब हम ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं कि क्योंकि पैसा खत्म गया, लोगों को काम देना बंद कर दिया है, लोगों को काम चाहिए। बिहार जैसे राज्य में जहाँ बहुत बाढ़ भी आई है, बहुत जरूरत थी काम की, तो ये अत्यंत जरूरी है कि लोगों को काम मिले। ये पैसा रिलीज 40,000 का रिलीज भी करे और बढ़ाए भी दिन, क्योंकि इतने लोगों के 100 दिन भी खत्म हो रहे, इस 4 ही आपको न रह सकता था। तो we need more days and we need money. Both of them are independently important. More days we need immediately, 150 allows, and we need actually 2 days as we asked for it. Second point I have to make is about social audits and concurrent audits. जिग्नेश जी ने बताया जहां वो गए एमएलए के रूप में और जहां एक विसल ब्लोअर ने बताया वहां पता चला, लेकिन हमें हर पैसा मजदूर के पास पहुंचे इसी तरीके से पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान, नरेगा वाज द फर्स्ट लॉ इन द वर्ल्ड हैव स्टैट्यूटरी सोशल ऑडिट। वो सोशल ऑडिट के 3 प्रावधान है। नंबर 1 कि उसका कैलेंडर बने, नंबर 2 कि वो सारे सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड हो, ठीक से सोशल ऑडिट है और वो रिपोर्ट्स अपलोड हो ताकि कोई भी पढ़ सके। तो जो डिस्ट्रिक्ट का गांव का है वो हर गांव की स्टोरी पता चले। तीसरा एक एक्शन टेक रिपोर्ट ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स हट जाए। Now those are not being properly done, but one very good thing that government of in 17 states have started concurrent social audits, but their reports are not uploaded. Roughly 3.5 lakh issues have been raised in these 5 months COVID period. अब उनका क्या हुआ, क्या रिपोर्ट है? Does it deal with wages? Does it deal with corruption? Does it deal what? That needs to be uploaded. So that is a demand we are making. They need to sort those out. And those 70 states does not include Gujarat. So every state must have concurrent audits as per social auditing norms, similar form. तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ सामने, वो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का। ये हम रूरल में 200 तो चाहते ही हैं। We also want more allocations, but it is clear the urban economy will not revive, क्योंकि जो लोग वापस आए हैं ये उनको वो काम जो रहा है महीने में 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन मिल रहा है, लेकिन पूरा काम नहीं मिल रहा है, वो वैसे वापस शहर में जाएंगे। So you need a fallback urban employment guarantee act actually, but at least scheme should begin. The 4 states where it is supposed to be there, Kerala, Orissa, Himachal and Jharkhand. But we need to do this at a state level as well as a national level. This is for Parliament. All these issues are coming in front of you. And as a review of COVID, we are bringing it in front of you. It is extremely important in this disaster time that we also move on the Urban Employment Guarantee Act. 2 quick issues I'm raising and I'll close. One is the rejected payment that you saw. It is a continuous stream. यदि हम रिजेक्टेड पेमेंट को नहीं बंद करें क्योंकि किसी बैंक अकाउंट गलत है, किसी आधार नंबर फिट नहीं हो रहा है, किसी का और नहीं हो रहा है, उन लोगों के तो भूखमरी है, काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, and that is in the cross the amounts of money and matters to people a lot. So it's not a large number in percentages, but a huge number because Narega is so huge. And we need to, the government is saying it's trying to deal with it, but we have to sort out those issues at systemic level, as it will keep coming. And the second is unregistered demand. It is shown on the website that some demand is coming and that is not being met. As it is, we say that demand suppressed. जैसा ही पैसा कम हो जाए, जैसे ही सैंक्शन खत्म हो जाते हैं, तो लोगों के डिमांड रजिस्टर ही नहीं करते हैं, डेटेड रिसीट मिलता है, वो हमें हजारों कहानियां से यूनियन से जमीन पे दिखाए, सारे लोग जो मांग रहे हैं वहां दिख, लेकिन जहाँ रजिस्ट्री हो गया वहां भी about 1.5 crore we did not get work. Now we have to sort that issue out, and the only way it will get sorted out. आज छत्तीसगढ़ में 3,000 करोड़ ड्यू है,
वेजेस में और मेटल पेमेंट में, दूसरे राज्य का गवर्नमेंट में नहीं बैलेंस है. So it's extremely important that full allocation, that 40,000 crores that was supposed to be part of the package has not been released, and more money needs to be released to at least keep it as a demand program and increase its days. Thank you. Thank you so much, Nikhil, for raising very, very important concerns about social audit and demand and rejected payments. Now, may I request Anindita to play the video from the worker in Andhra Pradesh, which is considered to be one of the better performing states in the country. ఏ విధంగా మీరు వినియోగించుకుంటున్నారండి? నా పేరు కొర రాజ్బాబు అండి. మాది లక్కూర్లు గ్రామం, కొక్కెరపల్లి పోస్టు, పాలమాడు పంచాయతీ, జీమాడు మండలం, విశాఖపట్నం జిల్లా, మారుమూలు గ్రామంలో మేము ఉంటున్నాం. ఈ ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా, ఈ కార్డు ద్వారా చాలా మేము లబ్ధి పొందుతున్నామండి. చాలా మేము సంతోషిస్తున్నాం కూడా. ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళకుండా, వేరే గ్రామాలకు వెళ్ళకుండా, పట్టణాలకు వెళ్ళకుండా మాకు చక్కగా మా గ్రామానికి చేసుకోవడానికి, మేము చేసుకోవడానికి చాలా మంచి ఉపాధి హామీ కల్పించారని మేము సంతోషిస్తున్నాం. అంతమాత్రమే కాకుండా ఈ కార్డుకి మేము ముగ్గురము సభ్యులుగా ఉన్నాము. ఆ ముగ్గురు సభ్యుల్లోని మరి 30 రోజుల్లోనే 100 రోజులు నిండిపోతుందండి. కాబట్టి ఇంకా చేయాలని మాకైతే కృషి ఉంది. కానీ జాబ్ కార్డ్ నిండిపోవడం బట్టి మాకు అయితే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందండి. అందుకనే మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, 100 దినాలు కాకుండా మాకు 200 దినాలు పెంచాలని మేము ప్రభుత్వం వారికి మేము కోరుతున్నామండి. అలా కాకుండా మేము చేస్తున్న పని కలవట్లు పని చేస్తున్నామండి. కాలువ పని చేస్తాము, అలాగే రాతి కోటలు వేస్తాము, అలాగే చెరువులు తవ్వుతామండి. అలాగే ఈ కింద ప్రాంతంలో వారు పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ భూమి చక్కగా మెత్తగా ఉంటుందండి. మా కొండ ప్రాంతము ఎలా ఉంటుందంటే రాళ్ళతో ఇరుకుపోయి చాలా గట్టిగా ఉండడం బట్టి మేము చేస్తున్న పనిని బట్టి కూడా డబ్బులైతే మాకు దినసరి కూలిగా 150 వస్తుందండి. అది మాకు సరిపోవట్లేదు. అలాగని చెప్పి మేము ప్రభుత్వం వారు కోరుకుంటున్నాము, మాకు దినసరి కూలి 500 చొప్పున మాకు పెంచుతారని మేము కోరుతున్నామండి. కాబట్టి ప్రభుత్వం వారు కూడా, అలాగే అధికారులు కూడా మీరు మా పేదవారు పరిస్థితిని మీరు అది ఆలోచిస్తారని మేము కోరుతున్నామండి. ఈ ఉపాధి పని ద్వారా మేము ఎంతో మేలు పొందుతున్నాం, లబ్ధి పొందుతున్నాం. మా గ్రామాలకి చేసుకోవడానికి చాలా సులువుగా మంచి పథకం పెట్టారు. అందును బట్టి మేము సంతోషిస్తున్నామండి. కాబట్టి ఈ 2 మాత్రం మీరు మా పేదవారు ఈ పరిస్థితిని మీరు గమనించి దినసరి కూలి 500 పెంచాలని, అలాగే మరి రోజు పనులు కూడా 200 రోజులు పెంచాలని మేము కోరుతూ మేము ప్రార్థిస్తున్నామండి. మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మేము మేలు పొందుతామని మేము భావిస్తున్నాం, ప్రార్థిస్తున్నాం కూడా దేవుణ్ణి. అలాగే మీరు కూడా మరి మంచి మనసుతో మీరు స్పందిస్తారని కోరుతున్నామండి. Thank you. May I request Chakradhar Buddha, who is a Narega, who's been working on Narega issues for more than a decade, to quickly translate what the worker said for us? The person who spoke now is Korra Raju Babu from Vimadgula block. He comes from particularly vulnerable tribal group. He's saying Narega is beneficial to the workers in many ways. They can get livelihood living in their own village, and it reduced the need to migrate to other places. But the problem now is, because we are 3 members in the family, just by working for 30 days each, we are losing the quota of 100 days.
And in the current scenario, 100 days is grossly inadequate. So we request the officials and also the government to increase the work days to at least 200 days. And the other concern we have is we are largely engaged in working in building culverts, trenches, different kinds of works, and the soil is very rocky here, so it requires a lot of hard work, and on average we are getting around 150 rupees, and I think it is very very little. So we request the government to increase the work days to 200 and also pay 500 rupees minimum as a single day's wage. Thank you so much, Chakradhar, Chakri as he's called. So now I think the